Friends, in today's session of Business Regulatory Framework, Negotiable Instrument Act 1881 is what we are discussing in current scenario. After understanding in detail the type of various types of negotiable instrument like check and promissory note, today we are going to discuss one more important type of negotiable instrument, that is bill of exchange. So today we are going to discuss in detail about bill of exchange. How the question is asked in university exams are define bill of exchange, explain its essential elements, or they can ask you define bill of exchange, explain its features, explain its characteristics. In that way also they can ask. चलिए चलते हैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज की वो समझते हैं। तो एज पर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जैसे प्रोमिसरी नोट है भी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, सेम वे इनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत सिमिलर है, थोड़ा वेरिएशन है, वो ध्यान में रखना। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, वहाँ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, प्रॉमिस है, यहाँ ऑर्डर है, ध्यान रखना। वहाँ यानी कहाँ प्रोमिसरी नोट के साथ कंपेरिजन कर रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, यहाँ अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। इट इज साइंड बाय द मेकर, वहां पे भी कहाँ पे प्रोमिसरी नोट में भी इट इज साइंड बाय मेकर, यहाँ ऑर्डर होगा directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. बिल ऑफ एक्सचेंज जो लिखा जाता है ये एक बंदा जो लिख रहा है मेकर यानी कि ड्रॉवर, ये एक तरीके से ऑर्डर देता है, अनकंडीशनल ऑर्डर देता है। किसे ऑर्डर देगा? ड्रॉई को। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, वो सर्टेन पर्सन ड्रॉई है। कौन है? ड्रॉई, द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट बिल। ऑर्डर दे रहा है ड्रॉवर और ऑर्डर का पालन कर रहा है ड्रॉई, ठीक है। सो इस तरीके से पूरा ट्रांजैक्शन होगा। और डायरेक्टिंग टू अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, नाम लिखा होगा किसे पे करना है, पेई का नाम लिखा होगा कि मिस्टर एक्स को पे करना है, वो पेई है। यहाँ मिस्टर एक्स ऑर्डर करे वैसे किसी और को पे करना है, मिस्टर एक्स कहता है मुझे नहीं, मैं ऑर्डर करता हूँ मिस्टर वाई को पे करिए, तो उसके ऑर्डर के हिसाब से तो एक्स की जगह वाई को पे करने की बात होगी तो वाई को पे करना है। या जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा, टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा उस व्यक्ति को पे कर देगा। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से पेमेंट होगा। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर मुझे सरल शब्दों में इसको समझना है, डेफिनेशन थोड़ा अगर डिफिकल्ट लगाओ, ऐसे भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर डिफिकल्ट लगी तो सरल शब्दों में बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? A bill of exchange therefore is a written acknowledgement of the debt. जो भी डेप्ट है उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं उसका कि हाँ भाई मैंने आपसे पैसे लिए होंगे। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेप्ट रिटर्न बाय द क्रेडिटर एंड एक्सेप्टेड बाय द डेटर। लिखता क्रेडिटर है जिसने डेटर से पैसे लेने, मान लीजिए 50,000 का माल दिया है किसी क्रेडिटर ने डेटर को, तो 50,000 रुपये डेटर ने क्रेडिटर को देने। तो सिचुएशन में अगर मान लीजिए 3 महीने की उधारी है, 3 महीने की क्रेडिट सेल्स की हुई है, 3 महीने बाद डेटर को पे करने, और क्रेडिटर को आज के टाइम में जरूरत है पैसे की, तो क्रेडिटर क्या करेगा? एक बिल लिख सकता है उसके नाम का, ऑर्डर कर सकता है डेटर को, और डेटर के नाम का बिल लिख सकता है, और डेटर उसका एक्सेप्टेंस करेगा, हाँ भाई मुझे वैसे पे तो करना ही है आपको, तो ठीक है मैं ये बिल को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्टेंस कैसे होगा? डेटर अपनी साइन करेगा, उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, यानी एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस का मतलब पेमेंट हो गया नहीं, स्वीकार हुआ ऐसे। ये इसका पेमेंट कब होगा? इसका पेमेंट डेटर करेगा जो ड्यूरेशन लिखा गया है 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद डेटर पेमेंट करेगा। अभी सिर्फ एक्सेप्टेंस किया है उसने, तो ये सब समझ में आना चाहिए। पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉर्मली कितनी पार्टीज होती है सर इसके अंदर? जैसे चेक में 3 होती है, वैसे यहाँ पे भी चेक के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ पार्टीज की, क्योंकि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में दोनों में सेम पार्टीज है। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में 3 पार्टीज होती है। ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेड, ड्रॉई को एक्सेप्टर भी कहा जाता है,
और जैसे चेक में ड्रॉवर और पेई कभी कभी सेम होते हैं, वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ड्रॉवर और पेई मे बी द सेम पर्सन। ड्रॉवर हिमसेल्फ मे बी द पेई। ठीक है। बिल लिखने वाला बंदा खुद हो सकता है ड्रॉवर, यानी बिल लिखने वाला तो ड्रॉवर है ही, और उसकी पेमेंट रिसीव करने वाला बंदा भी खुद ड्रॉवर यानी वो ही पेई बन जाता है, जैसे बैरर चेक में मैंने बताया था वैसे। द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द ड्रॉवर। जो बिल लिखता है उसे हम ड्रॉवर कहेंगे। द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई। जिसे ऑर्डर दिया गया है कि भाई आपने पेमेंट करना है, वो है ड्रॉई। जो एक्सेप्टेंस करता है अल्टीमेटली, यानी ड्रॉई। द पर्सन हु विल रिसीव द मनी इज कॉल्ड द पे। जिसे कैश मिलने वाली, पेमेंट मिलने वाला है, अमाउंट मिलने वाली है, वो है पे। ड्रॉवर को आप सरल भाषा में समझ लीजिए क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर। ड्रॉई यहाँ पे है डेटर। और पेई कौन है? द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव द अमाउंट। होल्डर समझ लीजिए, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसे पैसे मिलने वाले, चकाचकी मिलने वाली है। थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। द ड्रॉवर और द पेई हु इज इन पोजेशन ऑफ द बिल इज कॉल्ड द होल्डर। ड्रॉवर और पेई एक ही इंसान हो सकते हैं, और इनमें से जिस जिस किसी व्यक्ति के हाथ में बिल है, उसका कब्जा है, पोजेशन है, उसे हम टेक्निकली होल्डर भी कहते हैं। ठीक है। इट इज द होल्डर्स ड्यूटी टू प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉई फॉर हिज एक्सेप्टेंस। यहाँ होल्डर की ड्यूटी है कि अगर उसको बिल मिला है, उसके हाथ में बिल है, तो उसे ड्रॉई के सामने प्रेजेंट करना है एक्सेप्टेंस के लिए। मेकर ने तो बिल लिख दिया, बना दिया, ड्रॉवर ने बिल बना दिया, और उसको बनाने के बाद पेई को दे दिया, ये लीजिए बिल। ठीक है। अब इसका एक्सेप्टेंस वगैरह कराने का काम आपका है, तो होल्डर की काम आगे बढ़ जाएगी। उसको एक्सेप्टेंस के लिए ड्रॉई के पास जाना पड़ेगा, भाई आपके नाम की हुंडी फटी है, तो इसका एक्सेप्टेंस कर दीजिए, ड्रॉई को कहेगा। होल्डर ड्रॉई को कहेगा, यानी होल्डर कौन है? पेई। पेई कहेगा ड्रॉई को कि आप इसका एक्सेप्टेंस कर दीजिए। इस तरीके से प्रोसेस होगा। द ड्रॉई सिग्निफाइज हिज एक्सेप्टेंस ऑन साइनिंग ऑन द। एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगा? ड्रॉई अपना कंसर्ट कैसे देगा कि भाई हाँ 3 महीने बाद मैं इस बिल का पेमेंट करूंगा, आई एक्सेप्ट इट। तो ड्रॉई उसके ऊपर अपनी साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करता है, वैसे ही वो एक्सेप्टेंस कर रहा है। द ड्रॉई आफ्टर साइनिंग बिकम्स द एक्सेप्टर। वो एक्सेप्टर बन जाता है, ड्रॉई का स्वरूप बदल जाता है, वो एक्सेप्टर बन जाता है। तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस कंपलसरी है बिल ऑफ एक्सचेंज में। अगर एक्सेप्टेंस होगा तो ही पेमेंट होगा फ्यूचर में, नहीं तो पेमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है इसका। अब एसेंशियल एलिमेंट्स पे चलते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से पहला एसेंशियल एलिमेंट्स, जैसे प्रोमिसरी नोट में पहला था, राइटिंग सेम टू सेम पॉइंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग एंड मे बी इन एनी लैंग्वेज एंड इन एनी फॉर्म। ओरल ऑर्डर ऑफ ओरल ऑर्डर टू पे, यहाँ ऑर्डर आएगा, ध्यान रखना, वहाँ प्रॉमिस था प्रोमिसरी नोट। ओरल ऑर्डर टू पे इज नॉट इनफ, नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज नेसेसरी। राइटिंग में होना चाहिए, ओरल फॉर्म नहीं चलेगा, लैंग्वेज कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप सादे कागज पे लिख दीजिए, लाइनिंग वाले कागज में लिख दीजिए, किसी भी फॉर्मेट में लिखिए। आपके वर्ड्स आपके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड्स में भी कोई दिक्कत, इट मे बी इन एनी फॉर्म। वर्ड्स आप जैसा लिखने चाहे वैसे, लेकिन कुछ वर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट का ध्यान रखना। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप एक बिल ड्रॉ कर रहे हो और किसी के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो, और वो सामने वाला बंदा उसका एक्सेप्टेंस करे, कुछ ऐसे वर्ड्स अंदर होने चाहिए। इंक का उपयोग कर सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है, और जो भी शब्द आपने लिखे हैं वो विजिबल होने चाहिए, आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है राइटिंग फॉर्म। इसके बाद ऑर्डर टू पे, जैसे प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे था, यहाँ यहाँ शब्द चेंज हो जाता है। यहाँ रिक्वेस्ट नहीं होगी, यहाँ वचन नहीं होगा, यहाँ सीधा ऑर्डर होगा, आई ऑर्डर टू पे यू। ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज कभी नहीं होगा। द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट कंटेन एन ऑर्डर बाय द ड्रॉवर टू द ड्रॉई टू पे। ऑर्डर होगा, ड्रॉवर ऑर्डर करेगा ड्रॉई को कि आपने पेमेंट करना है इसका। रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी इम्पेरेटिव, कमांड जैसा लगना चाहिए। आई ऑर्डर टू पे यू ऐसा लगना चाहिए, इम्पेरेटिव फॉर्म में होना चाहिए, एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव रिक्वेस्ट। विनंती नहीं लिखनी चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं लिखनी चाहिए, कृपया इसका पेमेंट कर दे, ऐसी रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए।
प्लीज पे द नेसेसरी अमाउंट, वैसी रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। प्लीज वगैरह शब्द का उपयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो ऑर्डर टू पे बट ओनली अ रिक्वेस्ट टू पे। अब नीचे की जो एग्जाम्पल है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माने जाती, यहाँ रिक्वेस्ट की गई है, ये ऑर्डर है ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसे रिक्वेस्ट वाला जो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जा रहा है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, वो वैलिड नहीं है। आई शेल बी हाईली ऑब्लिज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे ₹20,000 टू आरुष। मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप 20,000 का पेमेंट आरुष को पे कर देंगे। तो ये सही है? नहीं सर, यहाँ ऑर्डर दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो एक तरीके से शुक्रिया अदा किया जा रहा है। पैसे हमारे लेने और हमने शुक्रिया अदा करने की बात आ जाए, बात खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट है, मिस्टर आरव प्लीज लेट द बेरर हैव ₹1,000 एंड प्लेस इट टू माई अकाउंट एंड। यहाँ प्लीज शब्द का उपयोग किया गया है कि 1,000 रुपया आप प्लीज पे कर दीजिए। ठीक है, मिस्टर आरू को कहा जा रहा है मेरे अकाउंट में पे कर दीजिएगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये सारे वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माने जाते। इसके बाद हाउएवर देयर इज एन ऑर्डर टू पे दो इट इज पोलाइटली मेड। अब कुछ ऐसे भी सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि प्लीज यूज कर दिया तो बात खत्म हो गई, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल है, थोड़ी पोलाइटली अपनी लैंग्वेज लिखी हो तो ठीक है, लेकिन अंदर ऑर्डर दिखना चाहिए, आपका ऑर्डर है, कुछ हुकुम कर रहे हो आप पे करने के लिए, भले रिक्वेस्ट और ऑर्डर साथ में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगना चाहिए कि आप किसी से कुछ कह रहे हैं, और वहाँ ऑर्डर शब्द का प्लीज के साथ ऑर्डर यूज करते हैं तो वैलिड है, यूँ समझ लीजिए। प्लीज पे ₹15,000 टू द ऑर्डर ऑफ अरमान। अरमान के ऑर्डर के हिसाब से आप ₹15,000 पे कर दीजिए। ठीक है, अरमान को पे कर दीजिए, या अरमान जैसा ऑर्डर करे वैसे। अरमान कहे कि भाई सलमान को पे कर दो तो ठीक है, उसके ऑर्डर के हिसाब से। मिस्टर राजा विल ऑब्लिज मिस्टर राम बाय पेइंग टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर मोहन। तो ये भी एक तरीके से वैलिड माना जाएगा। हाँ, ठीक है, मिस्टर यहाँ पे तीन तीन पार्टीज के नाम हैं। तो जैसा ऑर्डर किया गया है वैसे पेमेंट करना है। मिस्टर राजा विल ऑब्लिज मिस्टर राम बाय पेइंग टू द ऑर्डर ऑफ मिस्टर मोहन। मिस्टर राम जो है ड्रॉवर है, यहाँ पे वो एक तरीके से ऑर्डर किसे कर रहा है, राजा को ऑर्डर कर रहा है कि पेमेंट कीजिएगा। और किसे पेमेंट करना है सर, पेई कौन है यहाँ पे, मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन के मोहन को पे करना है, या मोहन किसी और को ऑर्डर करे सोहन को, तो सोहन को पे करना है। ये सारे के सारे वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है। जैसे प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, वैसे यहाँ पे अब क्या होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है आपने। The order in the bill must be unconditional, for example, payable under all events and circumstances। कोई कंडीशन नहीं रखनी है, जैसी भी सिचुएशन हो आपने पेमेंट करना ही पड़ेगा। कोई कंडीशन नहीं रखनी है कि भाई ये लाल सूट पहन के आए तो ही आपने पेमेंट करना है, ये काले घोड़े पे बैठ के आए तो पेमेंट करना है, ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एन ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल सिंपली बिकॉज the time for payment of the amount being expressed to be payable on the lapse of certain period after the happening of a specified event which according to the ordinary expectation of mankind is certain to happen although the time of its happening may be uncertain। ऐसा भी होता है कि कभी कभी इवेंट जो है ना, इवेंट वो सर्टेन होता है कि ये इवेंट होना ही होना है, लेकिन उसका टाइम अनसर्टेन होता है। अब किसी ने ऐसा ऑर्डर दे दिया हो कि भाई प्लीज पे टू मिस्टर एक्स ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर वाई। ठीक है, अब मिस्टर वाई की डेथ वो होनी है, ये इवेंट सर्टेन है, लेकिन ये कब होने वाला है उसका टाइम सर्टेन नहीं, उसका टाइम सर्टेन नहीं है, फिर भी इसे वैलिड माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर एडिशन कर दिया जाए, प्लीज पे टू मिस्टर एक्स, आई ऑर्डर टू पे यू टू मिस्टर एक्स ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर वाई इफ मिस्टर वाई लीव्स 40,000 फॉर दिस ट्रांजेक्शन। अगर ऐसा अगर ऐड किया जाता है कि 40,000 छोड़ के जाएगा तो पे करूंगा, ऐसा अगर कहा जाता है तो ये वैलिड नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना हो कि आई ऑर्डर टू पे यू टू मिस्टर एक्स ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर वाई, इतना स्टेटमेंट अगर लिखा जा रहा है
तो वो वैलिड है, वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है, आगे और कुछ ऐड नहीं किया जा रहा है। तो आगे कुछ और कंडीशन रख दी जाती, कंडीशन पेमेंट की कंडीशन रखी जा रही है, जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है वो अगर पैसे छोड़ के जा रहा है तो पेमेंट करूंगा, वो नहीं छोड़ के गया तो पेमेंट नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो अनसर्टेन हो जाएगा। यहाँ पे इसको वैलिड इंस्ट्रूमेंट माना गया है, जो मैंने अभी चर्चा की आपसे। तो कंडीशनल बिल अगर कोई मैंने जैसे दो कंडीशन आपको बताई, डेथ के साथ पैसे छोड़ के गया तो वो कंडीशनल बिल, उसे कंडीशनल बिल माना जाएगा, इट इज इनवैलिड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, साइंड बाय द ड्रॉवर। सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर के बिना कोई भी इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है, फिर चेक हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, साइन सिग्नेचर कंपल्सरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है। बिल मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉवर, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द फॉर्म और प्लेस ऑफ द सिग्नेचर ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की किसी भी जगह पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं, नॉर्मली नीचे की साइड जहाँ स्टैंप लगा हुआ होता है उस स्टैंप के ऊपर सिग्नेचर करें तो बेस्ट है, वहाँ इनिशियल हो सकता है, उसके साथ साथ नीचे अलग से सिग्नेचर कहीं करने कर सकते हैं, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। नॉर्मली स्टैंप के ऊपर साइन की जाती है और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। It may be in any part of the instrument. It may be in pencil or ink or thumb mark or initial pencil। 1881 का ये एक्ट है, तब पेंसिल भी वैलिड मानी जाती थी। आज के ज़माने में पेंसिल का उपयोग कोई नहीं करता है और कभी करना भी नहीं चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज पे वैलिड नहीं माना जाएगा। वैसे वैलिड है लेकिन रिस्क है, हमें उसको वैलिड नहीं मानना है, हम पेंसिल का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इंक का ही उपयोग करेंगे। साइन करना अगर किसी को नहीं आता है तो अपने थंब का उपयोग कर सकता है। इनिशियल्स भी चलती है, सिर्फ आगे का एक अल्फाबेट लिख दिया, आपका नाम मान लीजिए बंटी है, सिर्फ बी लिख दिया, इनिशियल्स कर दिया तो भी चलेगा। और सिग्नेचर के भी रूल्स हैं, वो रूल्स हमने देखे हैं। सिग्नेचर क्यों होना चाहिए सर, सिग्नेचर की क्या रिक्वायरमेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? द ओनली लीगल रिक्वायरमेंट इज दैट इट शुड बी इंडिकेट इट शुड बी it should be indicate with certainty the identity of the person and his intention to be bound by the terms of। हम बंदे को आइडेंटिफाई कर सके इसके लिए, और वो एक तरीके से साइन करता है तो उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है पेमेंट करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस उसको लागू हो जाते हैं, इसलिए एक सेफ हो जाता है ट्रांजेक्शन्स और वो वैलिड हो जाता है सिग्नेचर से, और एक जिम्मेदारी हो जाती है कि पेमेंट करना है, मैंने साइन की, मैंने वादा किया है। ड्रॉवर मस्ट बी सर्टेन, drawee must be certain, drawee certain होना चाहिए, the order to pay must be directed to a certain person। जिसे पेमेंट करना है उसे पता होना चाहिए कि उसको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने से पहले उसने उसका एक्सेप्टेंस करना है। सर्टेनिटी ऑफ द ड्रॉई हेल्प्स द पेई टू प्रेजेंट द बिल फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट टू अ सर्टेन पर्सन एंड ऑल्सो हेल्प्स द ड्रॉई टू नो वेदर इट इज एड्रेस टू हिम और नॉट। ड्रॉई को सब पता चल जाता है, एक तरीके से एक्सेप्टेंस करता है तो इसकी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जब भी ये प्रेजेंट किया जाएगा मुझे पे करना पड़ेगा, इसकी एक्सपायरी के बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। और उसे भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली किसे पे करना है, कब पे करना है, ये बिल उसी के ऊपर लिखा गया है कि नहीं, ये सारी बातें अंदर आ जाती हैं। मनी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ लीगल टेंडर मनी में करना है, कोई चीज वस्तु नहीं चलेगी यहाँ पे। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, ऑर्डर टू पे एनीथिंग अदर देन लीगल टेंडर मनी इन फुल और इन पार्ट इज नॉट कंसिडर एज बिल ऑफ एक्सचेंज। 5,000 प्लस मैं आपको एक काला घोड़ा दूंगा तो सर वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज माना नहीं जाएगा, ठीक है। सिर्फ मनी की बात होनी चाहिए, फिर वो इंडियन करेंसी में हो तो भी वैलिड है, फॉरेन करेंसी में हो तो भी वैलिड है, इतना याद रखिएगा। मनी की बात होनी चाहिए, मनी के अलावा और कोई चीज वैलिड नहीं है। पेई मस्ट बी सर्टेन, जैसे ड्रॉई सर्टेन होना चाहिए वैसे पेई भी सर्टेन होना चाहिए। पेमेंट किसे करना है वो पता चलना चाहिए, पेमेंट किसे मिलना है वो पता चलना चाहिए। इट मस्ट बी पेएबल टू अ डेफिनाइट पर्सन और एज पर इज ऑर्डर, ठीक है। जो होल्डर होगा मिस्टर एक्स, उसे होल्डर को हम पेई मान लेते हैं, वही पेई, पेई के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है तो पेई को पेमेंट करना है। पेई अगर ऑर्डर कर देता है कि भाई मुझे नहीं, मिस्टर वाई को पे कर देना है तो मिस्टर वाई को पेमेंट करना है, होल्डर हो सकता है, उसको होल्डर कहेंगे। द पे मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन होना चाहिए। बिल में बी मेड पेबल टू टू और मोर पेज ज्वाइंटली और इन द अल्टरनेटिव, तो ज्वाइंट पे भी हो सकते हैं, तो जैसी अंदर सूचना लिखी गई होगी वैसे हमको पेमेंट करना है। ज्वाइंट बंदे तो ज्वाइंटली पे करना है, या दोनों को अल्टरनेटली तो दोनों में से किसी एक को भी पे करेंगे ऐसा ऑप्शन रखा गया तो भी ठीक। सर्टेन सम, the sum order to be paid must be certain and specific।
अमाउंट फिक्स होनी चाहिए, कितना अमाउंट पे करना है। सर्टेन सम का मतलब क्या है, सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, पता चलना चाहिए एग्जैक्टली कितनी रकम पे करनी। एग्जाम्पल देखते हैं, आई ऑर्डर टू पे मिस्टर अजीत ₹20,000 एंड ऑल अदर सम्स ड्यू टू हिम टू मिस्टर सुजीत। जिसने ये इंस्ट्रूमेंट लिखा है वो बंदा ऑर्डर कर रहा है अजीत को, अजीत डेटर है यहाँ समझ लीजिए, ड्रॉई है। अजीत से कहा जा रहा है 20,000 रुपए पेई, पेई कौन है, सुजीत, सुजीत को पे कर दी। लेकिन 20,000 प्लस ऑल अदर सम, ऑल अदर अमाउंट, लेकिन वो कितनी है वो नहीं पता है, वो फिक्स होनी चाहिए, ऑल अदर सम ड्यू टू हिम। तो जो ड्यू हो गई है वो दूसरी रकम भी ऐड करनी है अंदर, लेकिन वो रकम कितनी वो यहाँ स्पष्ट नहीं। इट शुड बी सर्टेन, इट शुड बी डेफिनाइट, इट शुड बी फिक्स, इट शुड बी स्पेसिफिक, नहीं है स्पेसिफिक। तो 20,000 प्लस कितने ऐड कर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अमाउंट पे करने की बात हो सकती है। 20,000 मान लीजिए यहाँ 20,000 एंड 10% पर एनम रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी पेड टू मिस्टर सुजीत, ऐसा लिखा हो तो हम कैलकुलेट करके पे कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ एक्सचेंज का भी इंडिकेशन अगर कर दिया गया है, अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम वैल्यूएशन करके हम पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेमेंट, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात हो रही प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, तो इट इज अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट, तब इसको वैलिड माना जा सकता है। स्टैंपिंग, जैसे प्रोमिसरी नोट में स्टैंपिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे ही सेम वे यहाँ पे भी स्टैंप लगाया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट। इट इज एडवाइसेबल टू हैव द स्टैम्प्स विथ ड्रॉवर्स सिग्नेचर और इनिशियल्स। मैंने कहा था वैसे जो भी मेकर है उसकी सिग्नेचर उस स्टैम्प के ऊपर होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अगर स्टैंप नहीं लगाएंगे तो चलेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। अनस्टैम्प्ड, इम्प्रॉपरली स्टैम्प या इनसफिशिएंट रकम का स्टैंप लगाया है आपने, तो वो इट इज़ नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। आप इसको प्रूफ के तौर पे उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, रिकवरी में आपको दिक्कत होगी, लीगल एक्शंस आप नहीं ले पाएंगे। डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, टाइम फिक्स होता है नॉर्मली। अ बिल ऑफ एक्सचेंज में बी पेएबल ऑन डिमांड, ये पहला ऑप्शन है। डिमांड के हिसाब से भी पेमेंट हो सकता है, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, जैसे डिमांड किया जा रहा है वैसे पेमेंट करना पड़ेगा। या डेफिनाइट पीरियड फिक्स किया जाता है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो उसके बाद पेमेंट हो सकता है। पेबल ऑन डिमांड टू द बेरर, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के पास मौजूद है, जैसे बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट में था वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड टू द बेरर ऑफ द बिल। और इसके अलावा और कोई नहीं, नो वन एक्सेप्ट दिस टू पर्सनैलिटीज, ओनली दिस टू पर्सनैलिटीज हैज अ राइट टू इशू द बेरर टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यूँ समझ लीजिए। और मीन्स सिर्फ इनको ही अधिकार है कि इस स्वरूप का इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट सिर्फ ये दो ही व्यक्ति को अधिकार है कि ये पे कर सकते हैं, बैरर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। स्पेसिमेन कैसे होता है सर? स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज किस स्वरूप का होता है देख लेते हैं। क्या वर्ड्स लिखे जाते हैं, कौन बनाता है, क्या करते हैं इसके अंदर एग्जैक्टली। तो देखते हैं स्पेसिमेन। यहाँ एक मान लीजिए सिटी का नाम होगा, डेट होगी, रकम होगी, जैसे प्रोमिसरी नोट में था वैसे ही, इतना कंटेंट सेम है। 75 days after date, पे टू प्रीतम शाह, पे टू ऑर्डर है, पे टू प्रीतम शाह और ऑर्डर द सम ऑफ 45। यहाँ थोड़ी मिस्टेक, थोड़ी एरर है, सुधार लेते हैं एरर को। रकम डिफर करी, रकम डिफर नहीं करनी चाहिए, रकम सुधार लेते हैं। चलिए, तो क्या कह रहे हैं, 75 days आफ्टर डेट पे टू प्रीतम शाह और ऑर्डर द सम ऑफ 45,000 रुपीज ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। सो फिगर्स में और वर्ड्स में रकम सेम होनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखना है। यहाँ 75 डेज का ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड फिक्स है, डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम है कि 75 डेज के बाद 45,000 का पेमेंट करना। अब यहाँ पार्टीज कौन कौन है, यहाँ देखिए नीचे लिखा गया टू मोहित चौहान, MI रोड, चेन्नई, और यहाँ सिग्नेचर है अनिल शर्मा की। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टैंप भी लगाया जाएगा, यहाँ पे एक स्टैंप होना चाहिए।
उस स्टैम्प के ऊपर अनिल शर्मा की सिग्नेचर होगी। अनिल शर्मा की सिग्नेचर यानी अनिल शर्मा यहाँ कौन है, अनिल शर्मा कौन है, ड्रॉवर है। अनिल शर्मा ने ये बिल लिखा है, हुंडी लिखी। ये अनिल शर्मा किसे ऑर्डर कर रहे हैं, ये अनिल शर्मा ऑर्डर कर रहे हैं मोहित चौहान को। ये ड्रॉई है, दिस पर्सन इज ड्रॉई। ठीक है, इसे ऑर्डर किया जा रहा है कि पे टू मिस्टर प्रीतम, प्रीतम शाह को पेमेंट करना है, प्रीतम शाह को करना है। प्रीतम शाह अगर किसी और को पे करने को ऑर्डर दे रहे हैं तो फिर उनके ऑर्डर के हिसाब से आपने पेमेंट करना है 45,000 का। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड का मतलब कंसिडरेशन की बात है। ये अनिल शर्मा मान लीजिए क्रेडिटर है और इन्होंने 45,000 अपने डेटर मोहित चौहान से लेने हैं। तो इस तरीके से व्यवहार होता है। इस तरीके से बिल लिखा जा सकता है। अनिल शर्मा जी को अगर पेमेंट की जरूरत है, अनिल शर्मा को मान लीजिए प्रीतम शाह को 45,000 पे करने हैं, तो ही कैन ऑर्डर टू मोहित चौहान कि मुझे जो आपसे लेने हैं ना पैसे, वो आप प्रीतम शाह को पे कर दीजिए। हवाला ट्रांजेक्शन यूँ समझ लीजिए। क्रेडिटर कैन ऑर्डर टू डेटर टू पे और टू मेक पेमेंट टू होम, टू द अदर पर्सन, थर्ड पार्टी, पे प्रीतम शाह। ठीक है, और इस तरीके से पेमेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ